हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में आउटपुट इक्वेशन देखा था। वो आउटपुट इक्वेशन के बाद आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, आउटपुट इक्वेशन हमारा क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख लीजिएगा, देन उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। मैं वो लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने। आपका आउटपुट इक्वेशन क्या था? आपका आउटपुट इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से मिला था, Q इज इक्वल टू 11 BAV इंटू AC इंटू KW इंटू 10⁻³ D स्क्वायर L NS इन KVA। ये आपका था आउटपुट इक्वेशन। तो जो मशीन का आउटपुट है आपका किस किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले आपका डिपेंड करता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे, और दूसरा डिपेंड करता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग पे। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, इसको चूज करने के कुछ तरीके हैं, और जिसके कारण जिसके कारण जितनी वैल्यू आप BAV और AC की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग मिलेगी, और मशीन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि स्पेसिफिक लोडिंग्स जो मैंने आपको बताई उसका चॉइस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का। यानी कि BAV सिलेक्ट करने का। ठीक है, आप BAV किस तरीके से सिलेक्ट करते हो? तो सिलेक्शन के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे मशीन के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखिए, फैक्टर्स हैं वो आपके, सबसे पहला फैक्टर है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। फर्स्ट फैक्टर है आपका आयरन लॉस। सेकंड फैक्टर है आपका वोल्टेज। थर्ड है आपका ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट। देन फोर्थ वन है स्टेबिलिटी। देन फिफ्थ वन है उसका पैरेलल ऑपरेशन। तो ये जो मैंने आपको फैक्टर बताए, वो आप जैसे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग चूज करेंगे उसके हिसाब से ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके चेंज होते रहेंगे। और जैसे ही ये फैक्टर आपके चेंज हुए, वैसे ही जो मशीन का आपको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं उसमें सबसे पहले अपने आयरन लॉस देखते हैं कि आयरन लॉस पे हमारी क्या इफेक्ट पड़ती है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की। तो देखिए, अगर आप आयरन लॉस जो है आपका, सबसे पहला है आयरन लॉस। ठीक है, तो आप जैसे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हाई रखते हैं, तो एयर गैप जो है, एयर गैप में आपकी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हाई होगी, और जो आयरन पार्ट्स है मशीन में, वो हमारे आयरन लॉसेस जो होंगे उसमें वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आयरन लॉसेस सिंपल है, आपका फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एयर गैप जो है वो आपका अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है वो हायर वैल्यू हो जाएगी, मतलब फ्लक्स डेंसिटी वहां पे हाई होगी, और मशीन में आपके आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे। और आयरन लॉसेस अगर आपके बढ़ जाते हैं तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं आयरन लॉस के लिए अ हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी in the air gap leads to higher value
ऑफ फ्लक्स इन आयरन पार्ट, ठीक है, ऑफ द मशीन which results in increase of iron loss and reduces efficiency. ओके, तो ये तो हो गया हमारा आयरन लॉस वाला पार्ट। अब दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे इफेक्ट होता है, तो जब आपकी मशीन आपकी डिजाइन करी जाती है हायर वोल्टेज स्पेसिफिकेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, क्या करना होता है, जो उसके टीथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे रोटर के टीथ होते हैं वो हमको स्मॉलर रखने होते हैं, ताकि क्या हो सके, हायर फ्लक्स डेंसिटी आपके टीथ में जा सके और कोर में जनरेट हो सके, ठीक है। अगर हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी अगर आप रखते हैं, इसका मतलब क्या है आपके, इसका मतलब क्या है, आपका आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां से आपको स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की जो वैल्यू है वो आपको कैसे पुट करनी है, कम है, थोड़ी सी कम लेनी है, ताकि क्या हो सके, आयरन लॉसेस कम हो सके और जो वोल्टेज के कारण जो आपका फ्लक्स डेंसिटी एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है वो आपकी क्या हो सके, कम हो सके, और आपका जो लॉसेस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि when the machine is designed for high voltage space occupied by the insulation becomes more, thus making the teeth smaller and hence higher flux density in teeth and in pore, ओके। देन तीसरा था हमारा, थर्ड पॉइंट था हमारा ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट, तो जैसे ही आपकी हाई वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी रहती है, जो हमारा रिजल्ट करता है इन लीकेज रिएक्टेंस, और लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, ओके। और आर्मेचर करंट की जो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये किस कंडीशन में हो रही है आपकी, ये आपकी जब ही होती है जब आपका शॉर्ट सर्किट करंट आपका इंक्रीज हो जाता है, या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आपको मशीन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां से अगर आपकी वैल्यू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की जो वैल्यू है वो अगर अगर हम कम रखते हैं, तो हमारा जो ये हाई गैप डेंसिटी वाला इश्यू है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हाई वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी रिजल्ट्स इन high gap density results in decrease in leakage reactance, and hence increase value of
आर्मेचर करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, देन चौथी हमने क्या देखा था, स्टेबिलिटी। तो देखिए स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी। ओके, तो अगर हमें मशीन का मैक्सिमम आउटपुट चाहिए अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन के भी, तो हमें जो मशीन है वो हमारी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस के। ठीक है, अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हायर यूज करते हैं तो हमारा क्या है, टर्न्स पर फेज में हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्मॉल हो जाती है, नंबर ऑफ स्मॉल नंबर में हो जाती है। ठीक है, यानी कि कम आर्मेचर वाइंडिंग हमारी यूज होती है टर्न्स पर फेज में। तो अगर ये चीज होती है कि आपका टर्न्स पर फेज में आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स पर फेज में स्मॉलर नंबर आ रहा है, तो वो रिजल्ट करता है इन रिड्यूसिंग द लीकेज रिएक्टेंस। अगर आपका लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूस हो गया तो पावर जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, हेंस जो आपकी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी थी वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे लिख सकते हैं अपने, द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ अ मशीन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन इज indirectly proportional to synchronous reactance। ठीक है, if higher value of flux density is used, then it leads to smaller number of turns per phase in armature winding अगर आपकी टर्न्स पर फेज स्मॉलर नंबर पे है तो ये क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन reduced value of leakage reactance। ठीक है, एंड हेंस इंक्रीज वैल्यू ऑफ पावर एंड इंक्रीज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ओके, देन पांचवा एक फैक्टर था वो था हमारा पैरेलल ऑपरेशन। पांचवा जो था वो हमारा था पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन किस तरीके से अफेक्ट होता है, तो देखिए अगर हमें मशीन को सेटिस्फैक्टरीली पैरेलल ऑपरेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके दो जनरेटर आपके सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे आपको। अगर जो दो जनरेटर आपके पैरेलल में वर्क कर रहे हैं तो हमें उसकी पावर को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी सिंक्रोनाइजिंग पावर हाई है तो मशीन आपकी सिंक्रोन दोनों मशीन आपकी सिंक्रोनिज्म में घूम सकती है। ठीक है, लेकिन 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 अगर आपकी सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है वो अगर कम है
ठीक है, तो आपकी मशीन, दोनों मशीन आपकी सिंक्रोनिज्म में नहीं घूम सकती। और एक चीज और कि सिंक्रोनाइजेशन को पावर जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज के, सिंक्रोनस रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए मशीन जो है आपकी वो डिजाइन करी जाती है हायर वैल्यू ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी के लिए, ताकि क्या हो सके, अगर फ्लक्स डेंसिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो पैरेलल में ऑपरेशन करने की जो एबिलिटी है मशीन की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब जो आपकी मैग्नेटिक लोडिंग है वो भी आपकी ज्यादा है। सिंपल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ synchronous generator depends on the synchronizing power। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ synchronizing power will be the ability of the machine to operate in synchronism। ओके, और ये जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है, द सिंक्रोनाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द synchronous reactance and hence the machine designed for higher value of air gap, ठीक है, और अगर हायर वैल्यू ऑफ एयर गैप होती है तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो बेटर एबिलिटी देती है टू ऑपरेट इन पैरेलल विद अदर मशीन्स। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स देखे हमने, पहले हमने आयरन लॉस देखा, फिर वोल्टेज देखा, फिर ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट देखा, फिर स्टेबिलिटी देखा, फिर पैरेलल ऑपरेशन देखा। तो ये जो सारे हमने पार्ट्स देखे, ये जो सारे हमने जो भी हमने परफॉर्मेंस फैक्टर्स देखे, ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हमने देखे वो फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग भी होती है आपकी, तो उसकी चॉइस करना भी क्या है, एक तरीके से आपको करनी पड़ती है, और उसमें भी आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आप चॉइस आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की करते हैं, वैसे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी कि एसी, जिसे आप लोग एसी से डिनोट करते हैं। ओके, तो कौन कौन से आपके फैक्टर से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो देखिए आयरन लॉस, सबसे पहला तो आयरन लॉस, देन दूसरा है हमारा वोल्टेज, देन तीसरा है हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, देन फोर्थ है हमारा स्ट्रे लोड लॉसेस। तो ये जो सारे हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंस अफेक्ट होते हैं जैसे जैसे आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे। तो देखिए आयरन लॉस सबसे पहले, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आयरन लॉस नहीं, यहाँ पे कॉपर लॉस आएगा, कॉपर लॉस, क्योंकि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग से कॉपर लॉस जो है आपका अफेक्ट होता है। आयरन लॉस जो है वो आपका
मैग्नेटिक लोडिंग से अफेक्ट होता है। तो देखिए कॉपर लॉस कैसे अफेक्ट होता है, तो अगर हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की हाई वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, हाई वैल्यू लेने के कारण जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर्मेचर के अंदर जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उसके नंबर हम बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे कंडक्टर बढ़ा वैसे क्या होगा, आपका कॉपर का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, और कॉपर का अमाउंट बढ़ते ही आपका कॉपर लॉस जो है वो भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कॉपर लॉस हाई हो गया तो टेम्परेचर राइज भी हाई हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की लोअर वैल्यू लेके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये जो एफिशिएंसी कम हो रही है उसको बचा सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो था हमारा कॉपर लॉस था। कॉपर लॉस में कैसा होता है, जैसे आप एसी की वैल्यू एसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एसी की वैल्यू बढ़ाते ही आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। आर्मेचर कंडक्टर वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो कॉपर का अमाउंट भी आपका बढ़ जाता है। अगर आपका कॉपर का अमाउंट बढ़ेगा तो कॉपर लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, और अगर आपके कॉपर लॉसेस बढ़ गए एक बार तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज भी आपका इंक्रीज हो जाएगा और एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कॉपर लॉस को रोकने के लिए, कॉपर लॉस कम करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिक लोडिंग है उसकी वैल्यू कम लेनी चाहिए, ये हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा वोल्टेज का। तो देखो वोल्टेज में क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक लोडिंग की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक लोडिंग जो है वो हमारी अगर लो वोल्टेज मशीन के लिए है तो क्या होता है, स्मॉलर स्पेस रिक्वायर्ड होती है फॉर द इंसुलेशन, AC is greater than for small size machine। AC अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पेस जो है, स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंसुलेशन इज लेस। ठीक है, कम चाहिए होगी। ओके, देन तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमारा तीसरा पॉइंट था। तो देखो सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैसे अफेक्ट करता है कि अगर आपकी अगर आप इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एसी की वैल्यू अगर आप हाई लेते हैं तो क्या होता है, आपका लीकेज रिएक्टेंस भी आपका बढ़ जाता है, लीकेज रिएक्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और जो आपकी आर्मेचर रिएक्शंस हो रही है वो आर्मेचर रिएक्शंस भी आपकी बढ़ जाती है, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी बढ़ जाता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी मशीन्स जिसकी सिंक्रोनस रिएक्टेंस ज्यादा है तो वो हमारी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन देती है, और पुअर वोल्टेज रेगुलेशन के होने के कारण क्या होता है, हमारी जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है और जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक लोडिंग की ज्यादा वैल्यू लेने से हमें नुकसान है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक लोडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेंगे मशीन में, और मशीन में लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगी, और आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण आपका जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक बार आपका बढ़ गया तो जो आपके वोल्टेज रेगुलेशन है
वोल्टेज रेगुलेशन जो हो रहा है वो आपका पुअर हो जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होते ही लोअर वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी अंडर दी शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और जो हमारी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी थी, ठीक है, वो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिट भी हमारी लो हो जाएगी और हमारी सिंक्रोनाइजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे हमारी मशीन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। देन चौथा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा स्ट्रे लोड लॉसेस। स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एसी में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, वैसे वैसे आपके जो स्ट्रे लोड लॉसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। स्ट्रे लोड लॉसेस क्या है आपके, ये आपने जब मशीन पढ़ा होगा तब उसमें आपके स्ट्रे लोड लॉसेस भी आते होंगे। तो ये जो मैंने सारे आपको डेटा बताया, जो आपको स्टेबिलिटी, पैरेलल ऑपरेशन, आयरन लॉस, वोल्टेज, ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट, ये जो सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं जो हमारे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मशीन की भी जो एफिशिएंसी है, मशीन की भी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है उनकी जो वैल्यू है वो हमें डिजाइन डेटा हैंडबुक से हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है फॉर दिस सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल मशीन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है, इसकी वैल्यू पहले से ही प्री डिसाइडेड है फॉर दिस सेलिएंट पोल एंड नॉन सेलिएंट पोल मशीन के लिए। तो हमें डिजाइन डेटा बुक का यूज करके ही हमें उसका यूज करना चाहिए, ठीक है, हमें वैल्यू चूज करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही जो आज का लेक्चर है हमारा वो हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपके नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगी आपको। ओके, और एक खास बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।